नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पर आएगा एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पर आएगा हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर की और इन सब का भारतीय मार्केट पर अगले हफ्ते क्या असर पड़ेगा और हमको कहाँ बाइंग की, कहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स हैं जहां हमको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ हम लोग पैसे कमा सकते हैं इन सब। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरे अपनी समझ से है। और इसके बेस पे आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें या अपने जिम्मेदारी पे ट्रेड लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प हो रही है, आपके ट्रेडिंग बिजनेस में आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि पिछले वीक में क्या हुआ। तो पिछले वीक में दो चीज़ हुई, एक तो डेटा आया अमेरिकन इन्फ्लेशन का और दूसरा डेटा आया हमारे इंडियन इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन का जो रेट है अमेरिका में जो एक्सपेक्टेड था, इसके पहले हमने देखा था लास्ट टाइम जब इन्फ्लेशन डेटा आया था, वहाँ हमने उसको गिरते हुए देखा था ना, 9.1 से 8.5 तक। और इस बार उम्मीद थी कि वो 8.1 तक आ जाएगा, लेकिन वो 8.5 तक आया, सॉरी 8.3 तक आया। तो उम्मीद से ये कम गिरा और इसी वजह से दुनिया के सभी लोगों की चिंताएं बढ़ गई और अमेरिका में इसके वजह से हमने देखा एक जोरदार जोरदार गिरावट आई। ये बेसिकली हमको लगेगा कि ये कम तो हुआ है, फिर क्यों इतना। लेकिन इसके अलावा हम लोग अगर इस डेटा को ज़्यादा डिटेल में देखें तो जो कोर इन्फ्लेशन है, जिससे हमको लगता है कि फूड इन्फ्लेशन है या जो वो चीज़ें वो ज़्यादा महंगी हुई हैं, जिससे मतलब आम आदमी को ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वो डेटा जो है वो बढ़ के आया है, ना कि बल्कि कम होके आया है। तो ये एक उम्मीद जो थी कि महंगाई कम हो रही है और उसकी वजह है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई थी उसका असर हमको देखने को मिलेगा, कमोडिटी की प्राइस कम जो हुई थी उसका असर हमको देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन हमको गिरते हुए दिखेगा। तो वो उम्मीदें अभी फ़िलहाल पूरी होती नज़र नहीं आ रही हैं और इसी का असर रहा कि अब लोगों को लग रहा है कि जो फेड अभी अगला अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अपना जो उनका प्रोग्राम है अगले हफ्ते, और उस वीक में आपको करीब-करीब 1% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो मिनिमम से मिनिमम मतलब 0.75% तो बढ़ने ही वाला है, ये आपका ऑलमोस्ट अब सबका हो गया। अब 1% तक भी बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों को डर लग रहा है। और ये 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ना मतलब बहुत ही इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन अब रिज़र्व फेड के पास में इसका कोई रास्ता भी नहीं है और ये बेसिकली कैश 22 वाली सिचुएशन है, अगर नहीं करेंगे तो अलग प्रॉब्लम है, करेंगे तो अलग प्रॉब्लम है। तो और ऐसी अनसर्टेनिटी में मार्केट को गिरना था और गिरा। अब हम लोग हमारा भी डेटा देखेंगे तो जहाँ हमारा भी डेटा अगर हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन भी हमारा भी यहाँ थोड़ा-सा बढ़ के आया है। हमारे यहाँ भी गिर के आएगा ऐसे ही उम्मीद थी, लेकिन गिर के आने की बजाय ये बढ़ के आया है। तो यहाँ रिज़र्व बैंक की जो 30 तारीख के आसपास, 30 तारीख को उनका जो पॉलिसी आने वाली, बाई मंथली पॉलिसी जो आने वाली है, वहाँ वहाँ भी रिज़र्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस अब बन गए, क्योंकि एक तो हमारा इन्फ्लेशन कम होने की बजाय बढ़ के आया है और दूसरा अगर डॉलर अमेरिकन फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उसका असर डॉलर पे पड़ेगा और डॉलर का असर हमारे रुपया के पड़ेगा। तो उसको भी कुछ हद तक नॉर्मलाइज़ करने के लिए रिज़र्व बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सारी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली इसका सीधा असर बिज़नेस पे पड़ता है, बिज़नेस के प्रॉफ़िटेबिलिटी पे पड़ता है और लोगों की खर्च करने की क्षमता पे पड़ता है और इससे मतलब एक दूरगामी परिणाम ही काफ़ी नेगेटिव होते हैं और यही हमको देखने को मिलेगा और यही वजह से हमने देखा कि सारी दुनिया के मार्केट यहाँ गिरते हुए नज़र आए। जो एक सबसे आश्चर्यचकित बात थी कि जब अमेरिकन मार्केट्स करीब-करीब 800 पॉइंट गिर रहे थे
और इनफैक्ट उससे ज़्यादा करीब करीब 2.5% हमने 2.5 से 3% वहाँ गिरावट आते देखी। और उस समय भारतीय मार्केट ने गिर के वापस से हमारा पुष्ट मतलब जो गिरावट को पूरा करके भी और ऊपर जाके बंद हुआ। ये बात है वेंसडे की। तो वेंसडे का जो मूव थी वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी, मुझे भी आश्चर्यचकित कर रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मार्केट गिरना ही चाहिए था, लेकिन मार्केट ना गिर के ऊपर चढ़ा। और ये एक मुझे फेक रैली लगी, और उसका जो असर होना था वो दूसरे और तीसरे दिन हमने आते हुए देखा कि वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ ही चलना शुरू हुआ। क्योंकि अगर मार्केट जो असर होगा अमेरिका में होगा या ग्लोबल मार्केट में हो जा रहा, अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे एक दिन, तो उसका दुगना गिरावट फिर हम लोग आगे के दिन गिरते। तो यही हुआ, और हमने फिर बाद में गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखी। तो अब अगले वीक में क्या हो सकता है? अगले वीक में हम फिर से देखेंगे कि जहाँ तक है हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेंगे। अमेरिकन मार्केट की अगर गिरावट रुकती है, जो कि मुझे नहीं लगता है, जो चार्ट मैं आपको बताऊंगा चार्ट में क्या दिख रहा है, और उस हिसाब से अभी गिरावट और बाकी है, और ये गिरावट हो सकती है, और जो पुराना जो लो है उसको अमेरिकन मार्केट वापस टच करेंगे, कर सकते हैं। और अगर वो गिरेंगे तो हमारे भारतीय मार्केट भी गिरते हुए नज़र आते हैं। तो इस वक्त मैं आपको एक सलाह दूंगा कि थोड़ा कॉशियस रहिए, और ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए, और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खरीदने के बजाय आप थोड़ा शांति से रहिए। कम से कम अगले 15-20 दिन देख लीजिए क्या होता है, क्या रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कहाँ रिजर्व बैंक और फेड का क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद ही फिर जो माहौल बनता है उसके हिसाब से निर्णय लें। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा कम ट्रेड कीजिए, और कम रिस्क की ट्रेड लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लीजिए, और उसी के लॉन्ग टर्म अभी फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और देख लीजिए माहौल क्या बनता है। अगर माहौल बिगड़ता है तो बहुत तेज़ी से बिगड़ेगा, और हमारा जो लो है अभी हम वहाँ से बहुत ऊपर है। अमेरिकन मार्केट्स के लो अभी वापस से वहाँ वहीं आ रहे हैं, हमारा लो अभी बहुत लंबा है। अगर हमने अमेरिकन मार्केट्स को फॉलो किया तो यहाँ से हमको वापस 1-1.5 हज़ार की गिरावट आते हुए दिख भी सकती है। तो इसलिए कहूँगा कि ज़्यादा एक्साइटेड होके या गिरते हुए मार्केट में बाय करने की कोशिश करने की मत कीजिए। थोड़ा सा संभाल के, थोड़ा सा महंगा मिलेगा चलेगा, लेकिन राइट जगह पे लीजिए और राइट जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। तो देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट हम लोग शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स की अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट था जहां मैंने आपको अलर्ट किया था कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, और प्राइस वापस नीचे आ सकती है, और ठीक वैसे ही प्राइस वहीं से नीचे आई, और फिर ये वापस से जो डाउन ट्रेंड का एक चैनल बना हुआ है वो उसी को फॉलो कर रही है। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ग्लोबल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स, उसके बाद में यूके, यूके भी डाउन ट्रेंड में है। ओके, और आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे नीचे जा रही है। उसके बाद में ये डैक्स है, वो भी बिल्कुल तेज़ी से नीचे गिरा हुआ है। हांगकांग बिल्कुल फॉलो कर रहा है सबको, और ये चाइना, ये भी बुरी तरह से गिरा हुआ है। और अंत में निकाय जापान, जो हमने देखा कि एक अच्छी कुछ दिनों पहले अच्छी रिकवरी दी थी, अच्छा ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन भी दिया था, लेकिन ये वापस से अब एक नीचे की ओर आ रहा है। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरह से बेरिश मोड में है, और इस बेरिश मोड में ये कंटिन्यूस अभी और रह सकता है। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या आ रहा है, और फिर हम लोग आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। तो गोल्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड पिछले दिनों बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जनरली मार्केट जब गिरता है तो गोल्ड में खरीदारी होती है, लेकिन इस बार गोल्ड भी गिर रहा है, और उसकी मेन वजह है कि जो फेड रेट इंटरेस्ट बढ़ाने की लोगों की अपनी मतलब भावना है कि 1% तक इंटरेस्ट रेट अब और बढ़ सकते हैं, उसी के चलते ये डर है। क्योंकि अगर 1% रेट
फेड बढ़ाता है तो उसका असर डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा, और डॉलर अगर महंगा होता है तो गोल्ड नीचे चला जा रहा है, और इसी वजह से गोल्ड में हमको बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। इस वीक में हमको क्या करना है, इस वीक हम लोग गोल्ड में 49,500 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 50,791 के, और हम लोग प्राइस अगर नीचे जाती है तो 48,900 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और फिर टारगेट्स होंगे 47,500 के। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर थोड़ा सा गोल्ड के कंपेयर में उल्टा चल रहा है। हम लोग ने देखा कि सिल्वर में आखिरी दिन में एक अच्छी खासी तेजी आई, ओके, और बिल्कुल विपरीत डॉलर के, तो ये तेजी आई। और अगर आप पिछला मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको इस लेवल पे बाइक के लिए रिकमेंड किया था। ये जो मेरी नीचे वाली लाइन है, ये एक्चुअली इसके ऊपर मैंने आपको लास्ट वीक में बाई के लिए रिकमेंड किया था, और ये जो टारगेट था वो था मेरा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, तो वहाँ तक भी गया, उससे थोड़ा ऊपर गया। लेकिन अगर हम लोग बाद में अगर इसकी चाल देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये एग्जैक्टली अभी भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और उससे ऊपर इसके निकलने की कोशिश बेसिकली बेकार हो रही है, ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो अब हम लोग इस बार देखेंगे कि अगर ये इस बार ऊपर निकल के ट्रेड करने में सक्सेसफुल रहता है तो ये फिर अगले अप मूव में एक बड़ी मूव के लिए तैयार है, लेकिन पहले इसको ऊपर जाके वहाँ सस्टेन करना पड़ेगा। तो हम लोग बाय करेंगे 57,000 के ऊपर, टारगेट होगा 58,400 और 59,200 के नीचे की। अगर ये वापस चलना शुरू होता है तो हम लोग 56,500 के नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट्स होगा 55,281, 53,800 और 52,500 के। बात करते हैं डॉलर की, यूएसडी भी काफ़ी वोलाटाइल है इस समय, और बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी हम लोग ने देखा। और इसने वापस से अपने हाई के आसपास टच करने की इस बार भी वापस कोशिश की, और अगले वीक के लिए अब मैं जो लेवल दे रहा हूँ वो ये है कि 79,173 के ऊपर आपको बाय करना है, 79, 94 और 80.14 के लिए। नीचे की ओर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 79.50 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे, 79.35 और 79.12 ये दो लेवल्स के लिए आप शॉर्ट करेंगे। तो ये मेरी है लेवल्स आपके डॉलर के लिए। फिर बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड में अगर हम लोग देखेंगे, क्रूड में भी बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, बहुत उठाफटक हो रही है, और इतनी उठाफटक ये भी इसी की वजह से है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली मार्केट कहाँ जा रहा है। कभी अचानक से हमको लगने लगता है बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, कभी अचानक से लगने लगता है बहुत बुरी चीज़ हो रही है। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि कहाँ मार्केट क्या सोचता है, हमको लेवल्स पे ध्यान देना है, और लेवल्स है हमारे लिए बाइंग के 69,111, तो 6911 के ऊपर बाय करेंगे 7196 और 7774 के टारगेट्स के लिए। नीचे की ओर 6704 के नीचे हम लोग शॉर्ट रहेंगे, 6126 और 5761 इन दो टारगेट्स के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में इन सब का असर कैसा होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, निफ्टी को जब मैंने लास्ट वीक में प्रमोट आपको लेवल्स दी थी, तो वहाँ मैंने आपको लेवल्स दिया था 18,136 का हाई का, और नीचे का जो लेवल दिया था वो एग्जैक्टली 17,488 के, और हम लोग ऑलमोस्ट एक 8-10 पॉइंट दूर वहाँ से वहाँ तक आके हम लोग ने वहाँ टच किया, वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी नहीं है, इनफैक्ट वहीं के आसपास ही, हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं है वहाँ से, पर वहाँ से थोड़ा एक रिकवरी आई है, लेकिन टच उसने अपना ऑलमोस्ट लो किया जो मैंने लास्ट वीक में दिया था आपको। तो हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों भी जो लेवल्स थे वो अचीव हुए। मैंने इसके लिए आप इसके ऊपर बाइक का आपको दिया था, और आज भी इस बार भी मैं उसी लेवल से फिर से आपको बाय का एक ये दे रहा हूँ। तो 17,700 के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे,
और 17,957, 18,136 वापस यही लेवल होंगे हमारे इस वीक के लिए ऊपर साइड में। नीचे साइड में क्योंकि ग्लोबल मार्केट निगेटिव है और हम लोग बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको भी निफ्टी को भी अगर ग्लोबल मार्केट को फॉलो करना है तो हमको थोड़ा ज़्यादा गिरना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ज़्यादा गिरेंगे या नहीं गिरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर गिरना शुरू करते हैं तो 17,485 के नीचे हम लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे। 17,165 और 16,795 इन दो टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी में करना क्या है, बैंक निफ्टी आप देखेंगे कि यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा एक वोलाटाइल मूव हम लोग ने देखी लास्ट वीक में, बहुत ऊपर भी गए और फिर बहुत नीचे भी आ गए। ओके, तो अब हम यहाँ इस वीक काम करेंगे 40,825 के ऊपर बाय साइड में रहेंगे। ये 40,825 के ऊपर हम लोग जब बाय करते हैं तो 41,144, 41,528 और 41,843 ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के मूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ बाय साइड में रहेंगे। इसके चांसेस कम है। फिर क्या है सेल साइड में, सेल साइड में हम लोग कहाँ शॉर्ट करेंगे 40,492 के नीचे, 42,000 उसके वहाँ नीचे जैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो 39,946 और 39,700 ये लेवल्स के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग उन स्टॉक्स की जो आप इस वीक में ट्रेड करके लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करके पोजिशनल ट्रेड करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें से पहला स्टॉक जो है मैं वो लेकर आया हूँ वो है ईज माई टूर और ईज माई ट्रिप। और ईज माई ट्रिप अपने गिरते हुए मार्केट में भी एक नया हाई बना रहा है और इसीलिए इसमें हम लोग को बाय करके चलना है। तो इसमें आपको करना क्या है 415 ये जो लेवल है इसके ऊपर आपको बाय करना है, टारगेट होंगे 477 के और 600, ये दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करके चलना है, बिंदास करना है, डरना नहीं है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 388 के नीचे, अगर 388 के नीचे निकलता है तो आप उसमें निकल जाएंगे। अगर ये आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है और फिर घूम के वापस यही लेवल्स आते हैं तो आपको फिर एंट्री करना है। इसका ट्रेंड जो है ये ऊपर के साइड बना हुआ है और इसमें एक जैसे ये 415 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा ये नए लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। दूसरा स्टॉक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सुमिटोमो केमिकल्स और ये भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से और भी नए हाईज बनाते हुए दिखेगा, लेकिन अभी मैं आपको बाय का रिकमेंड कर रहा हूँ 520 के ऊपर, टारगेट्स होंगे 607 के ऊपर भी जब आप निकलते हैं तो आप उसमें बने रहेंगे हमेशा के ये आपके पोर्टफोलियो में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना है अभी के लिए फिर 490 का, लेकिन आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे और इसमें बने रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म जो रखना चाहता है साल 1.5 साल 2 साल 4 साल का जिसका व्यू है वो इसको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें। तीसरा स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ वो है न्यूलैंड लैबोरेटरीज और न्यूलैंड लैबोरेटरीज एक यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ इस लेवल पे। आपको बाय करना है 1265 के ऊपर, टारगेट्स होंगे 1372, 1470, 1741, इन 3 टारगेट्स के लिए आप इसको बाय करेंगे और फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 1199 का। देखिए अगर ये और चलता है यहाँ से भी ऊपर निकलेगा तो हमारे टारगेट्स फिर बहुत बड़े हैं और हमारे टारगेट्स करीब 2800 तक के हैं, लेकिन जब 1741 के ऊपर निकलेगा तब मैं इसको आपको वापस अपडेट करूँगा। चौथा जो स्टॉक है वो मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, पहले भी कुछ दिन पहले ही मैंने रिकमेंड किया था इसको 21,941 पे। अब वहाँ से तो ये ऊपर ही है, वहाँ से हम लोग ऑलरेडी 2000 पॉइंट ऊपर हैं और 2000 पॉइंट ऊपर होने के बाद मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप इसमें बिंदास वापस इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखें, पोर्टफोलियो में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट हमारे अभी भी 26,900 और 31,000 के टारगेट्स अभी के लिए मैं इसको दे रहा हूँ। टारगेट इसके और भी बड़े रहेंगे बाद में, ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो में आप इसको रख सकते हैं। बढ़िया कंपनी, बेस्ट कंपनी है और मोनोपोली वाली कंपनी है। ओके, तो आप इसमें
हमेशा इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये थे जो स्टॉक्स जो मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, और उम्मीद है कि इसमें आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय में हमने डिटेल में चर्चा की कि अगले आने वाले दिन कैसे रहेंगे और वहाँ आपको क्या करना चाहिए। हमने निफ्टी को भी समझा, हमने डाउ को भी समझा, हमने बाकी के मार्केट्स को भी समझा, और ये भी समझा कि कहाँ आपको तेजी करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। मैं उन स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताया कि जो स्टॉक्स अगले कुछ दिनों में आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और आप इससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो कृपया फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर एक नई जानकारी के साथ में उपस्थित होगा, बाजार पे का एक नया एपिसोड लेकर। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।